Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। जैसा कि मैंने कहा था कि मेगा टेस्ट के बाद में एसएसटी का पेपर आ रहा है, तो साथियों 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में से बनाया गया टेस्ट है लेवल 2 सामाजिक वालों के लिए। बाकी लेवल 1 के लिए 150 प्रश्न वहीं पर मिल गए थे, लेवल 2 के लिए सामाजिक के ये 50 प्रश्न यहाँ पर और 90 क्वेश्चन मतलब 140 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बाकी आप पर्यावरण के वो 30 क्वेश्चन भी कर सकते हो वहाँ पे ही लेवल फर्स्ट में के अंतर्गत ही। और जो गणित वाले लेवल 2 वाले हैं वो लेवल फर्स्ट की गणित के साथ साथ में यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन अलग से अभी आ रहे हैं इस वीडियो के जस्ट बाद में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों देखिएगा, इस टेस्ट को करने से पहले आप मेगा टेस्ट नंबर 3 उसको जरूर करें। साइकोलॉजी का, हिंदी का, संस्कृत का 90 क्वेश्चन तो वहीं पर मिलेंगे आपको। बाकी 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे लेवल 2 एसएसटी जो सामाजिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है? गुरुत्वाकर्षण, बिग बैंग, H+ व HE- सिद्धांत और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो साथियों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है बिग बैंग सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, ब्रह्मांड का निर्माण एक ज्वालामुखी से या फिर यूं मान लीजिए कि कोई भी ऐसा ग्रह था जिसमें एक विस्फोट हुआ, जिसके अनेक टुकड़े हो गए और धीरे 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 फिर वो जो टुकड़े हैं वो अलग अलग ग्रह बनते गए। ब्रह्मांड का निर्माण मतलब ज़्यादा तो मुझे भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि भाई कैसे क्या हुआ था, लेकिन इससे ही संबंधित बिग बैंग सिद्धांत था साथियों ये। तो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्न में से धरातलीय ग्रहों का समूह है। मैं बता रहा हूं कि पूर्णतः आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से लिया गया टेस्ट है, इसलिए पूरा ही देखना। धरातलीय ग्रहों का समूह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, बुध, शनि, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी। तो साथियों प्रश्न नंबर 2 में आपका प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? धरातलीय ग्रहों, देखिए ग्रह तो हैं लेकिन धरातल जिन पे जमीन है, कई जगह सिर्फ गैस ही गैसों से ग्रह बन गया। तो साथियों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये 4 ग्रह पूर्णतः है धरातलीय ग्रहों के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका प्रथम विकल्प सही है दूसरे में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, इसरो का गठन कब किया गया? इसरो का गठन 1960 में, 62 में, 72 में और 1975 में। तो साथियों इसरो का गठन किया गया था सन 1962 में। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? मक्का, जौ, गेहूं और धान या चावल? तो साथियों सोनालिका एक फसल की प्रजाति है, उस फसल का नाम है साथियों गेहूं। क्या है? गेहूं की ही एक प्रजाति का नाम क्या है? सोनालिका है। विकल्प नंबर 3 सही है चौथे में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180 और 360। तो साथियों देशांतरों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी कुल संख्या है 360। कितनी है मित्रों? 360 है। आपका विकल्प नंबर 4 सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। 6ठा क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 13 ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और तेजा जी। तो साथियों 13 ताली जो नृत्य है ये रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है। किसकी प्रार्थना में किया जाता है? रामदेव जी की। बाबा रामदेव जी की प्रार्थना में 13 ताली नृत्य करते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों 6ठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। तो मित्रों सबसे छोटे महासागर की अगर हम बात करें तो ये आपके आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। कमेंट करके जाइए अगर आर्कटिक सबसे छोटा महासागर है तो सबसे बड़ा कौन सा है मित्रों। 7वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, इग्लू किसे कहते हैं? एस्किमो लोगों के बर्फ का घर, एस्किमो लोगों का हथियार, बुशमैन लोगों का बर्फ का घर और बुशमैन लोगों का हथियार। तो साथियों इग्लू कहा जाता है जो एस्किमो लोग हैं उनके बर्फ से जो घरों का निर्माण होता है उनको ही इग्लू कहते हैं साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को, प्रसिद्ध त्योहार ओणम कहाँ का है? केरल का है, हरियाणा का है, असम का है या महाराष्ट्र का है? तो मित्रों एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए
जहां से क्वेश्चन आ सकता है वहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए 9वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है, केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नगरी, जोधपुरा, सोनारी और बेराट। तो साथियों शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष जोधपुरा की खुदाई में मिले हैं। जोधपुर नहीं, जोधपुरा की खुदाई में मिले हैं साथियों। 10वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। 11वां क्वेश्चन क्या है साथियों आपका? विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन से मेवाड़ शासक को जाना जाता है? राणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, रावल रतन सिंह, महाराणा उदय सिंह। मित्रों अजीब फैक्ट ये है कि विषम घाटी पंचानन के नाम से तो राणा हम्मीर को जाना जाता है। कमेंट करके बताइए कि उपाधि किसने दी थी राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की? बताइए कमेंट करके साथियों। प्रश्न नंबर 11 में प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन मित्रों, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो टेलर मशीन और उपयुक्त सभी। तो साथियों एटीएम के पूरे नाम को बताइए, क्या है एटीएम का पूरा नाम? तो साथियों एटीएम का पूरा नाम है ए से ऑटोमेटिक, टी से टेलर और एम से मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 13। उपभोक्ता अपनी शिकायत कितने दिनों में करा सकता है? 30 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में। मतलब जब उसको जो भी वस्तु है उसको लेने में उसको जो भी परेशानी हुई है या उसको लगता है कि यार गलत हमें ठग लिया गया है, तो उसकी जो शिकायत है साथियों वो कितने दिनों में करा सकता है? इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो रहेगा आपका प्रथम विकल्प 30 दिन। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने बाल संरक्षण पर अपनी सहमति कब दी? मित्रों प्रश्न को देखिएगा, भारत सरकार ने बाल संरक्षण पर अपनी सहमति कब दी थी मित्रों? विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है 11 दिसंबर 1992, दूसरा विकल्प है 25 दिसंबर 1993, तीसरा विकल्प है 13 दिसंबर 1994 और चौथा विकल्प है 25 दिसंबर 1995। तो बाल संरक्षण पर अपनी सहमति कब दी बताइए 14वें क्वेश्चन में? साथियों इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने बाल संरक्षण पर अपनी सहमति दी थी। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। मित्रों प्रश्न नंबर 15 क्या है देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। ये देखिए प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, अफीम, कोयला और सोना। तो साथियों देखिएगा कोयला भी मिलेगा, पेट्रोलियम भी मिलेगा, अफीम भी मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, क्योंकि सोना को तो काला सोना थोड़ी कहेंगे। लेकिन मुख्य है इसमें सबसे ज़्यादा अफीम को काला सोना कहा जाता है साथियों, ब्लैक गोल्ड। तो साथियों दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। क्या आपने अफीम के बारे में आप जानते हो साथियों? देखी है? अगर हाँ तो फिर हमें कमेंट करके बताइए। कई लोग इसका सेवन भी करते हैं। यहाँ पर विकल्प नंबर, तो साथियों प्रश्न नंबर 15 में दूसरा विकल्प सही है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। मित्रों प्रश्न नंबर 16 है, दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई, चावंड को, गोगुंदा को, बंडोली को और गिलिंड को। तो साथियों दिवेर का जब युद्ध हुआ था उसके बाद में महाराणा प्रताप ने जो नई राजधानी बनाई वो थी चावंड। चावंड को ही इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 16 में। चलिए 17वां क्वेश्चन, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो मित्रों देखिएगा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका ये गांव में थोड़ी होता है साथियों, नहीं ये तो शहरों में होता है, बल्कि गांव में क्या होता है स्वशासन इकाई ग्राम पंचायत होती है मित्रों। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 17 में, जिसमें सरपंच बनाया जाता है, सरपंच के लिए चुनाव होता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत। चलिए प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थान कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। तो पहला उत्खनन स्थान पूछा जाए तो फिर वहां पर आपका राइट आंसर रहेगा हड़प्पा। हड़प्पा पहला उत्खनन स्थान है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही आपका प्रश्न नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर।
आहत क्या थे? चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के और प्राचीन औजार। तो ये कोई प्राचीन औजार नहीं थे। आहत तांबे के सिक्कों को कहा जाता था साथियों। विकल्प नंबर 2 सही आपका 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर, बयाना दुर्ग भरतपुर, नाहरगढ़ बारा और तारागढ़ अजमेर। तो मित्रों वो कौन सा दुर्ग है जो दिल्ली के लाल किले की शैली में बना हुआ है? मित्रों राइट आंसर है नाहरगढ़ दुर्ग जो बारा में स्थित है, यही दिल्ली के लाल किले की शैली में बना हुआ है। विकल्प नंबर 3 सही है 20वें में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? भोगली, बारी, ठुस्सी और बुलाका। सारे ऑप्शन ऐसे ही धर दिए यहाँ पर। तो साथियों भोगली, बारी और बुलाका तीनों तो नाक में पहने जाते हैं, लेकिन ठुस्सी ये नाक में नहीं पहना जाता। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन। कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं इसे प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति प्रमाणित करता है, उपराष्ट्रपति प्रमाणित करता है, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है और वित्त मंत्री प्रमाणित करता है। तो साथियों कोई भी बिल है वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, इसमें राइट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 22 का कौन सा आंसर सही रहेगा? साथियों वैसे तो इसका राइट आंसर तीसरा दे रखा था, लेकिन मुझे इस पे डाउट है। आप वैसे कमेंट करके जा सकते हो। लोकसभा अध्यक्ष मैं बता रहा हूं, फिर भी कमेंट आप कर सकते हैं 22वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। उत्तरापथ व दक्षिणापथ क्या थे? प्राचीन व्यापारिक मार्ग, प्राचीन स्वर्ण मुद्रा, प्राचीन व्यापारिक वस्तु और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उत्तरापथ और दक्षिणापथ, पथ का मतलब क्या होता है? मार्ग। तो मार्ग वाला तो एक ही ऑप्शन है। प्राचीन व्यापारिक मार्गों के नाम थे उत्तरापथ और दक्षिणापथ। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 23 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 24। स्थल का वह भाग जहां नदी व उसकी सहायक नदी बहती है, उस मैदानी भाग को क्या कहते हैं? द्वीप, बेसिन, तटीय और मैदान। तो साथियों जिस स्थल के भाग में नदी और उसकी सहायक नदी बहे उसको बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेसिन के नाम से। दूसरा विकल्प सही रहेगा 24 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। कौन सा कथन गलत है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 512, राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा में, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। तो साथियों अधिकतम संख्या लोकसभा की 512 ही है, बिल्कुल ही ये तो सही है। राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा में किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होगा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बिल्कुल गलत है साथियों, ये एक स्थायी सदन है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न नंबर 25 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। भारत में न्यायपालिका है राज्य का विषय, केंद्र का विषय, एकीकृत एवं अविभाज्य और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है, बल्कि ये एकीकृत एवं अविभाज्य इकाई है। विकल्प नंबर 3 सही आपका प्रश्न नंबर 26 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव व गांवों के सभी निवासियों से और पंचायती सर्किल में आने वाले गांव व गांवों के सभी पंजीकृत मतदाताओं से। तो साथियों ग्राम सभा की यदि हम बात करें तो ग्राम सभा में देखिए जो पंचायत सर्किल में गांव और गांव के सभी पंजीकृत जो मतदाता हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब जो जिनका नाम है मतदाता सूची में, तो फिर वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 28। साथियों प्रश्न नंबर 28 है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है मित्रों, उससे हमारी रक्षा समताप मंडल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? समताप मंडल के द्वारा। विकल्प नंबर 2 सही आपका प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को। वोन झील किस देश में स्थित है? अमेरिका, ब्राजील, ईरान और तुर्की। तो जो वोन झील है साथियों
बताइएगा कौन से देश में स्थित है। 29वें क्वेश्चन में कौन सा रहेगा मित्रों, तुर्की में ये स्थित है वोन झील। चौथा विकल्प सही है 29 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पे आएंगे। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी, ग्रामिक, ग्राम योजक और मुकद्दम। तो मित्रों वैदिक काल में ग्राम प्रमुख जो हुआ करता था उसको ग्रामणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था? ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। प्रथम विकल्प आपका सही है 30वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 पर। सार्वजनिक शौचालय सुविधा मुहैया कराने में किस संस्था ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है? अक्षय पात्र फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सार्वजनिक शौचालय सुविधा मुहैया कराने में संस्था की अगर हम बात करें तो ये किया गया है सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा सबसे प्रशंसनीय कार्य। दूसरा विकल्प सही है 31वें में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 की ओर। हिचकी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? हिचकी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो साथियों हिचकी की बात करें तो ये राजस्थान के अलवर जिले में बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है। प्रथम विकल्प सही है 32 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने हेतु जोधपुर में स्थापना की गई। वानिकी की, काजरी की, उन्नयन की और इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थलीय विस्तार को रोकने हेतु जोधपुर में साथियों काजरी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? काजरी की। 33वें में आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 पर। कनाडा के कोणधारी वनों को क्या कहते हैं? टेगा, सोल्वी, स्टेपी और डाउन्स। कनाडा के कोणधारी जो वन है इनको किस नाम से जाना जाता है साथियों कनाडा में? देखिए 34वें क्वेश्चन को राइट आंसर 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहेगा टेगा। क्या कहते हैं इनको? टेगा कहते हैं साथियों कोणधारी वनों को। प्रथम विकल्प सही है 34 में। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 35 है। राजस्थान में सूर्य को समर्पित प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, बारां में और कोटा में। तो साथियों सूर्य को समर्पित प्राचीनतम सूर्य मंदिर की बात करें तो ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में झालरापाटन शहर में स्थित है साथियों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 35 में। चलिए प्रश्न नंबर 36 पे आएंगे। 36वां क्वेश्चन साथियों, वह कौन सा कौशल है जिसमें शिक्षार्थियों की सोच सकारात्मक तथा प्रोत्साहित करना होता है? सहभागिता, पुनर्बलन, विराम और अनुबोधन। तो विराम तो होगा नहीं साथियों, अनुबोधन भी नहीं होगा, पुनर्बलन या सहभागिता। 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए मित्रों। साथियों प्रश्न नंबर 36 में जो राइट आंसर है वो रहेगा मित्रों पुनर्बलन। पुनर्बलन कौशल से शिक्षार्थियों की जो सोच है वो सकारात्मक और प्रोत्साहित होती है, क्योंकि पुनर्बलन दोगे आप तो फिर वो सोचेंगे कि हाँ भाई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज़ का। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 36 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। सहारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, गोबी मरुस्थल में और थार के मरुस्थल में। तो सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें, सबसे ज़्यादा संख्या में जनघनत्व थार के मरुस्थल में है साथियों। 37 में आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई? 1912, 16, 22 और 1919। तो साथियों स्वतंत्र रूप से सामाजिक अध्ययन विषय को सन 1916 में मान्यता दी गई थी। 38 में दूसरा विकल्प सही है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 39 को। भारत में दैनिक मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है। वायुदाब का विवरण, पवनों की दिशा, वर्षा की मात्रा और तापमान। तो मौसम मानचित्र क्या नहीं दर्शाएगा साथियों? मित्रों राइट आंसर है मौसम मानचित्र पवनों की दिशा दर्शाता है, वायुदाब का विवरण, वर्षा की मात्रा दर्शाता है, लेकिन तापमान नहीं दर्शाता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 39 में। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को और श्रावण शुक्ल अष्टमी को। तो साथियों गुड़ला त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। 40वें में तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 41। स्थानांतरित कृषि को किस देश में मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ब्राजील, मलेशिया, मेक्सिको और उत्तरी पूर्वी भारत। तो स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जो
है वो अमेरिका के मेक्सिको नामक स्थान पर जाना जाता है साथियों, मेक्सिको। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 41 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? शंकरिया, कालबेलिया, भील, शहरी। तो मित्रों राजस्थान का जो शंकरिया नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। विकल्प नंबर 1 सही है 42 में। चलिए प्रश्न नंबर 43। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है, इसका मापन करना। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में ज्ञान की वांछित शैक्षिक गुणवत्ताएं बनाए रखना। यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। यह शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। तो साथियों आकलन का मुख्य उद्देश्य बताइएगा प्रश्न नंबर 43 में। मित्रों 43 में आपका तीसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प कैसे है कि यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, यही आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों। 43 में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 44। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। उन पर छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए और विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल गलत है, पहला या दूसरा। साथियों प्रश्न नंबर 44 में पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर कौन सा एनसीएफ आधार पत्र पर बल देता है? सतत आकलन, खुली पुस्तक परीक्षा, परीक्षा निष्पादन और परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो साथियों एनसीएफ आधार पत्र पर किस परीक्षा सुधार की बात की जा रही है? तो ये सतत आकलन पर बल देगा मित्रों। किस पर बल देगा? सतत आकलन पर। क्या आकलन कैसा होना चाहिए? लगातार होना चाहिए, तभी परीक्षा में सुधार होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। किसी सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? बोध, विश्लेषण करना, स्मरण करना और प्रयोग करना। तो साथियों देखिएगा, किसी सूचना को आप छोटे छोटे भागों में बांटते हो और अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता होती है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटने से ही पता चल रहा है कि विश्लेषण करना आएगा। 46 में दूसरा विकल्प। चलिए 47वां क्वेश्चन। आपके अनुसार एक परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल प्रश्न पूछने की, केवल एक शांत दर्शक की, केवल मार्गदर्शन करने की और केवल मूल्यांकन करने की। तो साथियों एक शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शन करने की होनी चाहिए परियोजना कार्य में। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 47 में। चलिए प्रश्न नंबर 48। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर और कमजोर व योग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर। तो कमजोर भी है और योग्य भी है, ये गलत हो गया। देखिए बच्चों के जो व्यवहार है इसका सतत अवलोकन करे, इस पर ही सीसीई बल देता है साथियों। तीसरा विकल्प 48 में सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, बच्चों की श्रेणियों में बांटना बच्चों को और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो साफ साफ लग रहा है श्रेणियों में बांटना, समस्यात्मक बालकों की पहचान करना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, ये नहीं बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। 49 में आपका चौथा विकल्प सही है। अब अंतिम और 50वां क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जाइए, लाइक करके जाइए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें साथियों। देखिए अगर किसी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए मित्रों, आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल मैं क्वेश्चन छांट करके लाऊंगा। लेकिन फिर भी जो नॉलेज आपको है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज आपको है, मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन अलग अलग जगह से मैटर को एक जगह उपलब्ध करा दूंगा। चलिए प्रश्न नंबर 50। सामाजिक विज्ञान विषय में कौन सी सहायक सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? पुस्तक, चार्ट, प्रत्यक्ष अनुभव और कोई नहीं। तो महत्वपूर्ण तो सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव ही होता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 50 में। तो देखिए लेवल 1 का कंप्लीट टेस्ट पहले हो गया था, लेवल 2 का कंप्लीट टेस्ट हो गया है। अब लेवल 2 एसएसटी का तो कंप्लीट है, लेकिन साइंस मैथ्स वालों के लिए
लेवल फर्स्ट में भी आप साइंस मैथ्स कर दोगे, बट लेवल 2 के लिए भी 30 क्वेश्चन अलग से मैंने टाइप कर रखे हैं, तो वो भी जल्द ही आपके सामने आ जाएंगे 1 या 2 घंटे बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।